क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें हम 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम दिसंबर 2018 का पेपर 1 की सीडीपी को डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अगर आपको सारी प्रीवियस वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, सीडीपी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेम से। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप सारे वीडियोस वहां पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जेंडर एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि किस एक जगह को छोड़कर हर जगह बच्चे जेंडर रोल के बारे में सीख रहे होते हैं कि मेरा जेंडर रोल क्या है, मुझे किस तरह से काम करना है। सामाजिकरण, जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो इस टाइम पर बच्चा सीख रहा होता है कि बॉयज अपने गुण सीख रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है समाज में, गर्ल्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सीख रही होती हैं। किसी जगह की संस्कृति भी ये बच्चे को बताती है कि उसे किस तरह की भूमिका निर्धारण करना है, और मीडिया भी कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताता ही रहता है। बट ट्यूशन या ट्यूटोरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बच्चे को बता रहे हो कि आपको इस तरह से जेंडर रोल्स प्ले करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर के अलावा पूछा गया था। तो ट्यूशन का जेंडर रोल ग्रहण करने से कोई रिलेशन नहीं है, बाकी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की आलोचना निम्न में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण जो लिए जाते हैं उनकी आलोचना क्या है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये एक आलोचना हो सकती है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये गलत है। बड़ी आबादी पर यानी कि लार्ज पॉपुलेशन का एक साथ टेस्ट लेने के लिए ही मानकीकृत परीक्षण बनाए जाते हैं। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये तो बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर देते हैं। ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये कोई इतना सही है नहीं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बाइस्ड, ये बहुत ज़्यादा बाइस्ड होते हैं क्योंकि ये मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कल्चर के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, जिस कल्चर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये उसी को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो कई कल्चर इससे इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स की बात करें जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही आते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 2 ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, या तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज करो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो। जबकि सीटेट आपका काफ़ी भाषाओं में होता है, इसमें आपकी गुजराती, पंजाबी, और अगर मैं साउथ इंडियन की बात करूँ तो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बहुत सारी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जब आप सारे कल्चर्स को यूज करते हो तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही धारा की तरफ जाते हो तो पक्षपाती है। अब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये एक ही धारा की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लेना होता है लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन की, ठीक है, सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं ये पेपर इंग्लिश में आता है, और अगर हम केंद्रीय विद्यालय वगैरह की बात करें तो बाइलिंगुअल भी आता है। तो ज़्यादातर ये पेपर इनके लिए इन्होंने लैंग्वेज फिक्स कर रखी है कि जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे ये हिंदी इंग्लिश में ही होंगे, तो आपको हिंदी इंग्लिश में ही देना होता है। तो ये इससे काफ़ी कल्चर बाइट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत में क्या बताया, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती, ये बात इन्होंने कुछ की नहीं। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। टीचर्स कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन जिसे बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सीखने के मूल्यांकन या फिर इसे बोला जाता है सीखने का मूल्यांकन, ये होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो टर्म के एंड में लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसे रेगुलरली लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को रचनात्मक मूल्यांकन ही बोलते हैं, और समेटिव असेसमेंट को बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक,
अब बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला है, और 2018 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था सीटेट का, इससे सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उनमें से एक टफेस्ट एग्जामिनेशन माना गया, क्योंकि इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन आए थे बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा देने वाले आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों का चयन करने में। ये हमारा ये हम करते हैं एफए में, जब हम एफए में करते हैं तो ये हमारा इतना सही है नहीं। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शनों का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, ये भी आपका एफए का पार्ट हो जाता है। बच्चों की प्रगति को निगरानी करने, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्यों का निर्धारण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ज़्यादातर एफए का ही पार्ट है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो हम एफए का यूज़ करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ करें, या फिर ऐसे का यूज़ करें, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग करें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करें। हम दोनों के द्वारा ये जान सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई और उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, तो ये हम दोनों के माध्यम से जान सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा, जो ऑफिशियल आंसर की उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 ही है, तो आप इनमें कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? आपका CCE है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों से बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। हाँ, ये भी ठीक है कि इसमें बच्चे के ऑल एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। ये बच्चे को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है। बच्चों को लेबलिंग यहाँ पे नहीं किया जा सकता। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। RT एक्ट 2009 के बाद इसे अनिवार्य कर दिया है कि CCE तो आपको लेना ही है। तो कौन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 30 संबंधित नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में प्रतिभाशालीता यानी गिफ्टेडनेस, प्रतिभाशालीता जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? समृद्ध वातावरण के कारण, यानी कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनके माता पिता ज़्यादा सफल है इस कारण, अनुशासित दिनचर्या होती है इस कारण, या फिर अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बोल रहा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, तो 4 ही सबसे ज़्यादा सही राइट आंसर है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है और बच्चा जिस भी तरह से ग्रो कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है अनुवांशिक और वातावरण दोनों के इंटरेक्शन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस तरह के कक्षा के माहौल की आवश्यकता है? ऐसे बच्चों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। जो ऐसा माहौल जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो, बिल्कुल ठीक बात है यार। जिस माहौल से बच्चे आ रहे हैं, आप यदि उसी माहौल को ही महत्व दोगे तो उन्हें सीखने में आसानी रहेगी। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित तो आपको करना ही नहीं है। बच्चों को उनकी क्षमता का आधार पर वर्गीकृत भी नहीं करना। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, टीचर्स देम गुड बिहेवियर, ये भी कोई इतना ठीक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को आपको महत्व देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टेस्ट ऑन, क्या अतिरिक्त समय दिए जाना? अतिरिक्त समय देने की कोई जरूरत नहीं है। उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर आपको उनके प्रति स्नेह भी नहीं होना। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी कोई ठीक नहीं है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशनों के प्रयोग, टीचर उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है जिसमें वे अपनी प्रतिभाशालीता और अपनी सृजनात्मकता को बढ़ा सकें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नोट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। अति संवेदनशील हैं बच्चे, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। आपने शायद ADHD पढ़ा हो, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस करा है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD वाले बच्चे क्या करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा होता है, बहुत जल्दी इनका ध्यान भटक जाता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इनके लिए आप क्या करोगे? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश हम कर सकते हैं। हम उन्हें अल्टरनेटिव बेस से पढ़ा सकते हैं। उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, उनके जो दैनिक कार्यक्रम है उनमें हम फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, नहीं फटकार तो हमें नहीं लगाना है। एक कार्य को छोटे प्रखंडनीय खंडों में तोड़ना, ये काम भी हम कर सकते हैं। तो कौन सा काम हमें नहीं करना है? हमें उन्हें डांटना नहीं है या उन्हें फटकार नहीं लगाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ा हुआ है? डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा सृजनात्मकता से यानी कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? कौन सा ऐसा तरीका है जो बच्चों की समस्या के हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर रहा है? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना है। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। अभिसरण जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले हैं इन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। अभिसरण मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका सिर्फ एक ही आंसर संभव हो। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा, ये काम भी टीचर कर सकता है। तो क्या नहीं करेगा? कन्वर्जेंट आंसर्स को टीचर नहीं पूछेगा, इससे बच्चे ओपन माइंडेड नहीं बनते। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग का प्रकार है? तो जो डर है, जो फियर है, वो एक तरह का संवेग है। बाकी ये संवेगों के प्रकार के अंदर नहीं आते हैं। स्मृति तो बिल्कुल भी नहीं आता। उत्तेजना, उत्तेजना का ऐसा है कि उत्तेजना और उत्तेजना संवेग से जुड़ी हुई है। संवेग आते हैं और उसके बाद फिर उत्तेजना आती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि पहले उत्तेजना आती है उसके बाद संवेग आते हैं। तो इसमें तो विवाद टाइप का है, बट उत्तेजना संवेग बिल्कुल नहीं है और ध्यान भी संवेग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो अब एक 3 साल का बच्चा है, उसे यह नहीं पता कि दूध गाय भैंस बकरी इन लोगों से मिलता है, इन पशुओं से मिलता है। वो उसे बस ये पता है कि दूध बूथ पर एक मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन से ही दूध निकलता है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल ठीक बात है। उसने देखा है कि जब भी उसके मम्मी पापा या जिसके साथ भी जाता है दूध खरीदते हैं तो दूध वहीं से निकल रहा होता है, तो उसे पता ही नहीं कि दूध गाय भैंस से मिल रहा है। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं है, हो सकता है देखा, हो सकता नहीं भी देखा हो। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर सकता, परिवार की कोई गलती नहीं है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, तो बच्चे की कोई गलती इसमें है नहीं कि उसका सीमित ज्ञान है इसलिए वो नहीं बता पाता। वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा है कि दूध जो है वो दूध बूथ पर एक मशीन लगी हुई है उससे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ये कुछ इतना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही बुक का अगर आप यूज करोगे तो उससे तो एक लिमिटेशन सेट हो जाएगी कि आप इस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना भी महत्वपूर्ण है। ये बात ठीक है कि आपने टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर दिया, अब आप रिवीजन का टाइम दे रहे हो। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये और ज़्यादा सही है कि यहाँ पर बच्चे डिस्कशन करके सीख रहे हैं, इंक्वायरी करके सीख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा सही है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखने की तो है ही नहीं। अब बच्चा हमारे पास सेकंड और थर्ड में भी हम जो सही आंसर उसे मानते हैं जिसमें बच्चे खुद सीख रहे हों, बच्चों के अंदर इंक्वायरी कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, वातावरण के साथ सीख रहे हो, एक्टिविटी करके सीख रहे हो। तो ये सब काम किस में हो रहा है? ये ऑप्शन नंबर 3 में ही हो रहा है। क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस, एक रिलैक्स्ड स्पेस बच्चा बना हुआ है जहाँ पर बच्चों को किसी तरह का डर नहीं है और बच्चे डायलॉग और इंक्वायरी के माध्यम से सीख रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी? इनरिच लर्निंग को कौन सी कक्षा प्रोत्साहित करेगी? वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं, एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें कभी भी आप प्राप्त कर सकते हो, ये तो सही है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है, सप्ताह में एक बार लाया जा सकता है, तो ये इतने इफेक्टिव है नहीं। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, सिर्फ पाठ्य पुस्तक द्वारा संचालित कक्षा इतनी ठीक होती नहीं है। वे कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा कि किसी भी समय उन्हें प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता को बनाए रखते हैं,
वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बन जाते हैं। सबसे आवश्यक तो बुक्स है नहीं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्रियों में से एक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर 4 ही माना जाएगा। हालांकि सेकंड भी सही है, सॉरी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, लेकिन जब बच्चा क्लास में जाता है या स्कूल में जाता है तो वहाँ पर रखा हुआ हर एक चीज़ जो है वो बच्चे के सीखने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो जितनी भी चीज़ें बच्चे के बैग में होती हैं, क्लास में होती हैं, स्कूल में होती है, वो सभी एक संसाधन है और बुक्स भी उन संसाधनों में से एक रिसोर्स है जिसके द्वारा बच्चा अधिगम करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। तो कक्षा में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उन सामग्रियों में से एक होती है पाठ्य पुस्तक। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त करी है? याद रखिएगा, इसने अपनी समझ रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से प्राप्त करी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। व्यवहारवाद अब इतना ज्यादा चलन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कि बच्चे मोटिवेटेड हैं, कब? कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन तो डंडे के दम पर भी बनाया जा सकता है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये हो सकता है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछते तब वे सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अच्छी तरह से वर्दी पहनकर आते हैं, ये तो फाइन के डर से पहनकर आते हैं, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट। सेकंड भी ठीक है बट थर्ड के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। ठीक है, टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चे के अधिगम में सुधार करना है, इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये सही है, टीचर डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये भी ठीक है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। रेगुलर टेस्ट से इतना ज़्यादा ठीक तो होगा नहीं। अब ये तीनों ही सही है, लेकिन हमें इन तीनों में से एक चूज करना है। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर वास्तविक जीवन से एग्जाम्पल बच्चे को मिल रहे हैं, बच्चों को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, तो वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है। तो राइट आंसर फिर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सीटेट की एक क्वालिटी है कि आंसर 2 से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उन 2 से ज़्यादा सही में भी सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन सा है वो चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अनुशासन चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए हो सकता है। बच्चों को अपने पाठ रटकर याद करवाने के लिए बिल्कुल नहीं। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, तो उसके लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक का निर्देश देना भी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है आपको। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सीखने और प्रदर्शन करने की, थोड़ा सा छोटा कर लो, ये आने वाला इसमें। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। कह रहा है कि पूरी तरह से जीन्स ही इसको डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ आनुवंशिकता पर निर्भर है। गलत बात है ये। अपनी देखभाल, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। बच्चे को खाना और देखभाल अच्छे मिले तो कोई सी भी प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाएगी। ये भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली इन्वायरमेंट पर फोकस किया जा रहा है, इसमें ओनली हेरिडिटी पर फोकस किया जा रहा है, जबकि दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात भी गलत है। पर्यावरण भाषा विकास के साथ साथ और उसका जो सामाजिकरण है, सामाजिक सोशल लर्निंग उसकी जो है, और फिजिकल में भी काफ़ी भूमिका निभाता है। ये मेंटली बच्चा कैसे होगा, इसमें भी पर्यावरण भूमिका निभाता है। उसके हर एक एस्पेक्ट में पर्यावरण भूमिका निभाता है। बच्चे के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? पियाजे क्या बात करते हैं? पियाजे पहले तो यही बोलते हैं कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अभ्यास ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था।
बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात भी सही है। इसी के लिए उन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई है कि हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे में डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो गया। ये पियाजे के अनुसार सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट? देखो, प्री ऑपरेशनल थॉट की लिमिटेशन बताना है, कौन सी लिमिटेशन नहीं है, नोट पूछा है। लिमिटेशन मतलब कि कमी नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, इसमें बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन मतलब कि डीमेरिट्स क्या है, हमें उसका मेरिट निकालना है, तो ये इसका एक फायदा है। अहम मान्यता यानी कि ईगो सेंट्रिसिज्म, ये इसकी एक लिमिटेशन है। बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, यानी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं। अनुत्क्रमणीयता, बच्चों के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो दोनों पक्षों, मतलब कि पानी से बर्फ बना, बर्फ से ही पानी बनेगा, इसमें उनके अंदर कंफ्यूजन होता है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति भी इस एज में बच्चे में नहीं होती है। तो ये तीनों ही लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन था। हमें ये बताना लिमिटेशन नहीं है, यानी कि कौन सी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि सिंबॉलिक थॉट्स बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और खराब बात क्या है? वह ईगो सेंट्रिज्म होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है और टेंडेंसी टू कंसंट्रेशन, ये तीनों चीजों की कमी होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन कौन से कारण हैं? ये उनके ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल ठीक है। ये समय बिताने का सुखद तरीका, ये कोई बात हुई नहीं। नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना, ये भी सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है। बट समय बिताने का सुखद तरीका, ये कोई सही कारण है नहीं, और हमें यही बताना किसके अलावा, तो सेकंड के अलावा बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से सोचने का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कब डेवलप होगी? क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसी से रिलेटेड है, ठीक। तो आप बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम दो जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन लग रहे हों। सही जवाब क्या है? इसमें तो एक सही जवाब लग जाएगा। आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसी तरह की, तो आप तो सिमिलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। सिमिलर सिचुएशन में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी नहीं। विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी। बच्चा मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशन बताएगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो बच्चा हाँ ना में बोल देगा, ये तो है नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कौन सा करेगा? थीमेटिक इकाइयाँ, ये कर सकता है। नियमित इकाई परीक्षण, रेगुलर यूनिट टेस्ट कोई ठीक नहीं है, और रैंकिंग तो बिल्कुल ही गलत है। व्यक्तिगत अधिगम अच्छा है। क्षमता समूह बनाना, क्षमता समूह तो हमें नहीं बनाना और छात्रों की लेवलिंग भी नहीं करना। परियोजना विधि अच्छा है। क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग करना गलत बात है। करके सीखना बिल्कुल ठीक है। परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही अच्छे हैं। अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, जिसकी बात जॉन डी करते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही जुड़े हुए हैं प्रगतिशील शिक्षा से। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यानी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? स्कूलों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से ही सीख लेते हैं। मतलब ये कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, नेगेटिव पॉइंट है ये। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्कूल की एजुकेशन ऐसी होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे बच्चे की सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड को। जीवन सच्चा सीख सके, लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, हाँ ये अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, यानी कि जो आपके 12-14 साल की एजुकेशन हो रही है इसे आप जारी रखो आगे तक, ये भी कोई ठीक सा ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा, और सबसे अच्छा ऑप्शन भी यही है कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें टोटल 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस इन्होंने दी हुई हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। परीक्षण प्रक्रिया की यहाँ पर कोई बात हुई नहीं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। क्लियर रिलेशन बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन, रीजनिंग एंड एक्शन के बीच में
ये कुछ इतना सही नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता नैतिक तर्क और संज्ञानात्मक परिपक्वता तो हम इसे ले जाते, क्योंकि इन्होंने जो स्टेजेस दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है कि जब बच्चा छोटा होता है यानी लेवल 1 पर होता है तब अलग तरीके से नैतिक तर्कना दे रहा होता है, यानी मॉरल रीजनिंग अलग तरीके से लगाता है। जब वह सेकंड लेवल पर होता है तब अलग तरीके से मॉरल रीजनिंग लगाता है, और जब वो थर्ड स्टेज पर होता है तब उसकी मॉरल रीजनिंग कुछ अलग तरीके से चल रही होती है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता है कि नैतिक तर्क और संज्ञानात्मक परिपक्वता के बीच एक संबंध स्पष्ट करता तो हम इसे कर लेते थे, लेकिन एक्शन का कोई रोल है यहाँ पर है नहीं। उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक के बच्चे बिल्कुल ही फिलोसफर से नहीं बन सकते, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से फिलोसफी झाड़ेंगे। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करा। ये वही बात होगी, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता जिसके बारे में ऊपर बात की गई थी। इन्होंने इनके स्टेजेस एंड लेवल्स के थ्रू यही बताया हुआ है कि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, नेक्स्ट स्टेज में आता जाता है, उसकी मॉरल रीजनिंग चेंज होती रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 29 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक वह जोन है या वह क्षेत्र है जहां पर बच्चा खुद काम नहीं कर सकता लेकिन किसी की हेल्प से अपना टास्क पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई भी एक टास्क है बच्चा खुद नहीं कर सकता लेकिन कोई अगर उसे थोड़ा सा हेल्प कर दे तो वह उस टास्क को पूरा कर लेगा। तो इस फील्ड में बच्चा जब होता है तब हम उसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। आप बस थोड़ी सी हेल्प दे दो और बाकी का काम वह पूरा कर लेगा। टीचर एग्जाम्पल से दे दे या अगर टीचर थोड़ा सा हिंट दे दे तो ये सब ZPD के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ना तो पूरी तरह से मेल होता है ना ही पूरी तरीके से फीमेल होता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 30 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट रह जाता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।